Assalamu alaikum, dear students. My name is Khurram Dad, and today we are going to start unit number 6. And unit number 6 is focused on introduction to drama. अच्छा जी, डिटेल में डिस्कशन हमारी जो दो जॉनरास हैं लिटरेचर के, जिसमें पोइट्री है और नावल है, ठीक है, इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है। शायरी के हवाले से फिगर्स ऑफ स्पीच बड़ी ही डिटेल में डिस्कस की है। नावल के हवाले से जो नावल के वेरियस टाइप्स ऑफ करेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा जो नावल के अंदर जो सेटिंग होती है, जो थीम होता है, जो प्लॉट होता है, पहले हमने इनकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद विद एग्जाम्पल टू या विद रेफरेंस टू खालिद हुसैनी's नावल द काइट रनर, हमने नावल के सेक्शन को बड़े ही डिटेल में देखा। तो अब छठा यूनिट उसी तरीके से बिल्कुल ड्रामा जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा, कि आपको बताया जाएगा कि ड्रामा क्या होता है और ड्रामे के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। अच्छा, लिटरेचर के अंदर भी इतनी ही डाइवर्सिटी है जितनी कि दुनिया के अंदर डाइवर्सिटी है, यानी कि जितने ज़्यादा लोग हैं और हर शख्स जो है वो एक अलग से रंग रखता है, एक अलग से खूबसूरती रखता है, अलग से एक शख्सियत रखता है, बिल्कुल इसी तरीके से लिटरेचर के अंदर भी डाइवर्सिटी है। यानी कि यहाँ पे पोइट्री है, नावल है, ड्रामा है, प्रोज है, शॉर्ट स्टोरी है, फ्री वर्स है, यानी कि बेताशा वैरायटी लिटरेचर के अंदर भी हमें दिखाई देती है। तो इसी तरीके से जो एक फॉर्म है लिटरेचर की वो है ड्रामा। ड्रामा जो है अ, इसके अंदर हमें एक्शन दिखाई देता है, और एक्शन इज shown through the dialogues, यानी कि it is not only action but that action is combined with the dialogues, ठीक है। और where life speaks through the characters, यानी कि जो अल्फाज होते हैं वो तो राइटर के होते हैं, राइटर लिखता है, ठीक है, लेकिन हाउएवर ये जो अल्फाज हैं ये किसी किरदार के मुंह से निकाले जाते हैं ताकि उनका एक इम्पैक्ट जो है, एक डिफरेंट नेचर का इम्पैक्ट जो है वो दिया जा सके। बुनियादी तौर पे ये जो वर्ड है ड्रामा, ये ग्रीक वर्ड है ड्रॉ, वहां से निकला है, और इसका उर्दू में ट्रांसलेशन बनती है करके दिखाना, ठीक है। सो इट इज अ पीस ऑफ लिटरेचर, इट इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर इन विच द डायलॉग्स आर स्पोकन थ्रू द करेक्टर्स एंड वी सी द करेक्टर्स परफॉर्मिंग वेरियस एक्शंस, के वो एक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और साथ साथ अपने डायलॉग जो है उनको भी वो बोल रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ तक हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, तो एक अलग से एक पूरी हिस्ट्री है ड्रामा की, जिसका आप खास अगर इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से हम गुफ्तगू करें तो उसका आगाज़ क्रिस्टोफर मार्लो से होता है। बड़े बड़े नाम फिर इसमें आते हैं। इसमें विलियम शेक्सपियर का नाम है, इसमें ओलिवर गोल्डस्मिथ का नाम है, इसमें ऑस्कर वाइल्ड का नाम शामिल है, जीबी शॉ का नाम शामिल है, और भी हेनरिक इब्सन का नाम शामिल बेतहाशा ड्रामाटिस्ट हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने ड्रामास अपने लिखे हैं। जो हमारा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें आगा हाशिर कश्मीरी इनका नाम है, ठीक है, इम्तियाज़ अली ताज का नाम शामिल है। अच्छा, अशफाक अहमद का नाम तो यकीनन आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है, बड़े ही मशहूर हमारे ड्रामा निगार थे और काफ़ी मशहूर ड्रामे जो है वो उन्होंने लिखे, ठीक है। और जो उनके मशहूर ड्रामे हैं उनमें एक मोहब्बत, सौ अफसाने, ऊंचे बुर्ज लाहौरते, तोता कहानी, हैरत हैरत कदा बहुत मशहूर ड्रामा था, ठीक है। और इसके बाद द नूरुल हुदा शाह का नाम आता है, ठीक है। और इनके जो प्लेस हैं इसमें जंगल, मारवी एक ड्रामा था जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, ठीक है। फिर फातिमा सुरैया बजिया का नाम है, ठीक है, और फातिमा सुरैया बजिया जो हैं ये उर्दू में नावल निगार के तौर पे और ड्रामा निगार के तौर पे भी पहचानी जाती हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मतलब के जो हमारे राइटर्स हैं जो कि मशहूर हैं। तो इस यूनिट के अंदर डिस्कशन होगी कि व्हाट इज़ ड्रामा, नंबर वन पे ड्रामा होता क्या है,
नंबर 2 पे ड्रामा की काइंड्स क्या है, और नंबर 3 पे एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा क्या है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ये जनरल लिटरेचर के हवाले से तकरीबन वही एलिमेंट्स होते हैं जो कि आप ये कहें कि जो कि आपने नावल में पढ़े हैं, ऑलमोस्ट वही एलिमेंट्स हैं जो कि ड्रामा के अंदर भी होते हैं। और एलिमेंट्स से आप ऑब्वियसली आप लोग चूंकि वाकफियत रखते हैं, तो एलिमेंट्स में से गो थ्रू करने में हमें को इतना ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दोबारा से आ गई, ठीक है। ड्रामा का वर्ड जो है वो यूनानी वर्ड है ड्रॉ, उससे निकला है, और ड्रॉ का मतलब होता है टू डू और टू एक्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। सो एक ऐसा आप ये कहें कि स्क्रिप्ट जो कि इस एंगल से लिखा जाता है कि उसको एक्ट आउट करके लोगों को दिखाया जा सकता है, ठीक है। और लोगों का सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ दिखाया जाता है, उस सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ के अंदर उनकी सर्टेन सिचुएशंस होती हैं, उनकी लाइफ के सर्टेन इंसिडेंट्स होते हैं जिनको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। और ये इंसिडेंट्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रामा, के जिस नेचर का आपका ड्रामा है, ये आइदर दे कुड बी ह्यूमरस और दे कुड बी सीरियस, ठीक है। जो एंशियंट ड्रामास लिखे जाते थे वो सीरियस नेचर के हुआ करते थे, ह्यूमरस प्लेस बहुत कम लिखे जाते थे, ठीक है। लेकिन आजकल जो है वो ह्यूमरस प्लेस भी इक्वली उतनी ही अहमियत रखते हैं कि जितने सीरियस प्लेस जो है वो अहमियत रखते हैं। अच्छा, ड्रामा को जो इसकी राइटिंग है या जो इसकी लैंग्वेज है, ये प्रोज की फॉर्म में भी हो सकती है और ये वर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। वर्स की अगर हम एग्जांपल लें तो क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्लेस हैं और विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस हैं, ये इसमें ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं, ठीक है। ये कैसी कंपोजिशन है, तो उसको हम वर्स जो है वो समझते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो मॉडर्न प्लेस हैं वो सारे के सारे प्रोज में लिखे जाते हैं, माँ सिवाय टीएस इलियट ने एक दोबारा कोशिश की थी इसको रिवाइव करने की, पॉलिटिकल ड्रामा को, लेकिन बहरहाल वो अ, उसके बाद किसी और ने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। सो खासकर वो प्लेस सॉरी प्लेस जो हैं ये इस अंदाज में होते हैं कि इनको स्टेज के ऊपर एक्टर जो है वो डायलॉग्स के जरिए और एक्शन के जरिए परफॉर्म करें। डायलॉग जो हैं वो आपको ऑलरेडी बताया कि वो या तो वो अपना प्रोज की फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो वर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। ड्रामा जो है वो एक ऐसी लिटरेरी कंपोजिशन है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ड्रा अगर आप रिकॉल करें नावल वाला चैप्टर, तो नावल के अंदर क्या होता है, वहां पर भी एक अदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, या एक आप ये कहें कि उसका प्लॉट स्ट्रक्चर होता है। ड्रामास जो होते हैं ये एक कॉन्फ्लिक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी कि एक मसला होता है, उस मसले को रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, फिर वो एक्सपोजिशन जिसको आप कहते हैं, फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उभर कर आपके सामने आता है, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, यानी कि वही चीज़ें जो कि नावल में पढ़ी थी आपने, उसी तरीके से ड्रामा का एक्शन भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर ही मूव करता है, ठीक है। ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ प्रेजेंटेड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, यानी कि ये इंसानी ज़िंदगी की रिप्रेजेंटेशन होता है लेकिन डायलॉग्स और एक्शन की फॉर्म में, ठीक है। As in novels, in drama too, the plot, characters, themes, dialogues are the key elements of any drama. बिल्कुल नॉवल की तरह, नॉवल में जो एक एडिशनल चीज़ होती है वो होती है कमेंट्री ऑफ द ऑथर, यानी कि जो ऑथर है वो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स के ऊपर सब्जेक्टिव को कमेंट्री करके हमारे सामने जो है वो रखता है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये कहें कि जो ड्रामा है, ड्रामा में एडिशनल डिस्क्रिप्शन की गुंजाइश नहीं होती, बल्कि एक्शंस के ज़रिए ही जो है वो मतलब कि जो पूरा सीन है उसको रिवील किया जाता है, या फिर जो चीज़ें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है उसको सेटिंग का हिस्सा किसी तरीके से बनाया जाता है, किसी एंगल से बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ड्रामा इज़ अ डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप एंड द पोर्ट्रेयल ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। के ड्रामा इंसानी जज्बात जो हैं, इमोशंस जो हैं, उनको डिस्प्ले करता है, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के, उनको पोर्ट्रे करता है।
और इंसान को उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल जो हैं उनमें से मतलब के गुजरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इट स्केचेस डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड रिप्रेजेंट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस थ्रू डिफरेंट करेक्टर्स इट पोर्ट्रेज। एक तो ये होता है कि वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं ड्रामा के अंदर, जाहिर है हर किरदार दूसरे किरदार से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, और उन सब लोगों के आपस में कुछ रिलेशनशिप्स भी होते हैं। तो इस तरीके से हर शख्स मुख्तलिफ जज्बात की अक्कासी करता है, हर शख्स जो है वो एक अलग से पर्सनैलिटी की अक्कासी करता है। ठीक है, जहाँ तक ओरिजिन ऑफ द ड्रामा का ताल्लुक है तो इट ओरिजिनेटेड सम 2500 ईयर्स अगो इन एथेंस ग्रीस, यानी कि यूनान के अंदर ड्रामा जो है उसका आगाज़ होता है। और आगाज़ जब हुआ ड्रामा का तो सिर्फ और सिर्फ एक किरदार जो था ड्रामा के अंदर हुआ करता था, वो किरदार डायलॉग्स के ज़रिए यानी कि कहानी की फॉर्म में आप ये कहें कि पूरा प्ले जो था उसको नरेट किया करता था। बाद में इसके अंदर किरदारों के एडिशंस होते चले गए। सोफोक्लीज आया, उसने दूसरा किरदार इंट्रोड्यूस कराया, उसने कॉरस इंट्रोड्यूस कराया। कॉरस जो था वो मतलब कि कमेंट्री किया करते थे डिफरेंट इंसिडेंट्स पे। जब आप आके जाएंगे ड्रामा का कोर्स पढ़ेंगे आप क्लासिकल ड्रामा, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम मज़ीद डिटेल में जो है वो जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा, a play comes fully to life only on the stage. On stage, it combines many arts, those of the author, director, actor, designer and other. या यानी कि स्टेज के ऊपर जो आपका ये कहें कि जो ड्रामा होता है वो मुख्तलिफ चीज़ों को कंबाइन करता है। ठीक है, उसमें ऑथर का एक अलग से किरदार होता है, जो बंदा डायरेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन मुहैया करता है उसका एक अलग से किरदार होता है। ठीक है, एक्टर्स जो होते हैं वो अपने अपने किरदार की अक्कासी करते हैं। ठीक है, डिज़ाइनर्स हैं जो कि सेटिंग को डिज़ाइन करते हैं, स्टेज को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हर एक किरदार जो है वो एक अलग से चीज़ की आप ये कहें कि अक्कासी करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो जहाँ तक ड्रामा की टाइप्स का ताल्लुक है, इसमें जो दो बुनियादी डिस्टिंक्शंस हैं वो है ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। यानी कि बुनियादी जो तकसीम है वो ये है, ट्रेजिडी वो ड्रामास होते हैं जो कि उदास नेचर के होते हैं, जिनका एंडिंग जो होती है वो सैड होती है। ठीक है, कॉमेडी की डेफिनेशन ये है कि अब ख्वाह उसमें हंसी मजाक है या नहीं है। ठीक है, हर वो ड्रामा जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है, यानी कि जिसमें सारे किरदार आपस में आखिर में मिलते हैं और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं, वो जो ड्रामा होता है उसको कॉमेडी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉमेडीज जो है उनकी हैप्पी एंडिंग है, ट्रेजेडीज जो हैं वो अनहैप्पी नोट के ऊपर इख्तिताम उनका होता है। ठीक है, थर्ड एक टाइप है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, उसको हम कहते हैं ट्रेजाई कॉमेडी। ठीक है, ट्रेजाई कॉमेडी जो होती है असेंशली इनकी भी हैप्पी एंडिंग्स ही होती हैं, लेकिन इनके अंदर काफ़ी सैड एलिमेंट्स जो हैं वो भी दिखाई देते हैं। ये सॉर्ट ऑफ कम्बिनेशन होता है ट्रेजेडी का और कॉमेडी का। अगर हम एग्जांपल्स देखना चाहें तो विलियम शेक्सपियर का प्ले है द टेम्पेस्ट, जो कि उसका आखिरी प्ले। ठीक है, सो इट इज़ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेजाई कॉमेडी के सैड इंसिडेंट्स हैं, रिवेंज भी है। ठीक है, लेकिन एट द एंड जो है वो उसकी हैप्पी एंडिंग है। ठीक है, तो जहाँ तक खालिस ट्रेजेडी का ताल्लुक है, खालिस ट्रेजेडी जो भी ड्रामा होता है उसके अंदर जो लीडिंग करेक्टर्स हैं यानी कि जो मेन करेक्टर्स हैं उनकी बर्बादी का मंजर पेश किया जाता है। ठीक है, ग्रीक जो ड्रामाटिस्ट थे जिसमें सोफोक्लीज का ड्रामा हम इडिपस रेक्स पढ़ते हैं, तो वो जो नोबल लोग यानी कि आला तबके के जो लोग हैं, अ, उनकी वो डिस्ट्रक्शन या उनकी तबाही या उनकी बर्बादी दिखाता है। ठीक है, और विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं वो तो मतलब कि मौत के इर्द गिर्द घूमती हैं। आप चाहे ओथेलो की एग्जांपल लें तो आखिर में ओथेलो की डेथ हो रही है, डेस्टिमोना की डेथ हो रही है। आप हैमलेट की एग्जांपल लें तो हैमलेट की डेथ हो रही है,
उसकी जो वालदा मतलब कि गर्टरूड है उसकी डेथ हो रही है, उसके अंकल की डेथ हो रही है, और जो उसकी लवर है उसका भाई जो कि रिवेंज के लिए उसके साथ लड़ता है उसकी डेथ हो रही है। तो मतलब कि बेतहाशा डेथ्स जो हैं वो। इसी तरीके से किंग लियर को आप देखें तो आखिर में जो सबसे अच्छा किरदार है कॉर्डिलिया, उसकी डेथ हो रही है। वहाँ पे जो है वो एडमंड की डेथ हो रही है, वहाँ पे किंग लियर की डेथ हो रही है। तो मतलब कि शेक्सपियर के प्लेस के अंदर तो हमें मौत ही मौत जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। इसके बरक्स जो दूसरा ड्रामा होता है, कॉमेडी। कॉमेडी का मकसद होता है ऑडियंस को हंसाना। ट्रेजेडी को देखने के बाद या ट्रेजेडी को पढ़ने के बाद आप हंसते नहीं हैं, बल्कि आप उदास उदास होते हैं। और उसी उदासी की हालत में आप जो है वो स्टेज को छोड़ते हैं, ठीक है। हाउएवर कॉमेडीज जो हैं दे इंटेंड टू मेक द ऑडियंस लाफ, यानी कि जो उनके देखने वाले हैं या जो कॉमेडी को पढ़ने वाले हैं उनके अंदर मुस्कुराहटें बांटना या खुशियां बांटना इसका काम होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमेडी वी यूजुअली रेफर टू द ड्रामास और प्लेज that are light in tone and that especially have happy endings के इस किस्म के ड्रामास के जिनका सब्जेक्ट हल्का फुल्का होता है, यानी कि ज़्यादा सीरियस नेचर की चीज़ें उसके अंदर नहीं होती, और इनका इख्तिताम जो होता है वो हैप्पी होता है, हैप्पी एंड होता है। अच्छा जी, इसके बाद एक्सरसाइज है, दो सवालात हैं, इनको आप खुद देख लीजिएगा। एरिस्टोटल जो है, जो कि फेमस ग्रीक फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, एंड मच मोर, यानी कि टीचर भी था। इसने किताब लिखी है पोएटिक्स, ठीक है। और पोएटिक्स के अंदर एरिस्टोटल जो है वो एक तो ट्रेजिडी को डिफाइन भी करते हैं, और आइडियल ट्रेजिडी जो एक है उसकी एग्जाम्पल भी देते हैं, उसके फीचर्स भी बताते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल के नज़दीक ट्रेजिडी जो है is an imitation of an action that is serious and having magnitude complete in itself, ठीक है। आगे और भी लंबी डेफिनेशन है, लेकिन बहरहाल मेन उसका आइडिया ये है कि एक ऐसा एक्शन, नंबर वन पे तो इट इज़ एन इमिटेशन, ठीक है, इस पे आपने फोकस रखना है, यानी कि ये ओरिजिनल एक्शन नहीं होता बल्कि ये इमिटेशन होता है, कॉपी होता है। कॉपी किसी है, रियल लाइफ में से ज़ाहिर है इंसिडेंट्स लिए जाते हैं, उनको कॉपी किया जाता है, उनको इमिटेट किया जाता है। इस किस्म के इंसिडेंट्स, ट्रेजिडी इस किस्म के इंसिडेंट्स की कॉपी है जो कि सीरियस नेचर के होते हैं, ठीक है। और दे हैव सर्टन मैग्नीट्यूड, यानी कि वो जो इंसिडेंट्स होते हैं वो एक इंतहाई बुलंद हैसियत के होते हैं, आला हैसियत के होते हैं। किसी ऐसे शख्स के साथ वो इंसिडेंट्स पेश आते हैं जो कि जिस शख्स का ताल्लुक सब लोगों के साथ होता है, यानी कि वो आला तबके का बंदा होता है। और फिर आला तबके की जो यकीनन सफरिंग होती है वो सब के लिए ही आप ये कहें कि एक एग्जाम्पल होती है, ये सॉर्ट ऑफ उस उसके लिए सबकी सिंपथी जो है वो जनरेट होती है, एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि ट्रेजिडी जो है उसको कंप्लीट होना चाहिए कि जब इख्तिताम हो कहानी का तो हमें पता चले कि जी कहानी का एंड हो गया। यानी कि हम ये ना सोचने पे मजबूर हों कि जी अब आगे क्या है और आगे क्या नहीं है, यानी कि जहाँ पर इख्तिताम हो वहाँ पर हमें पता चले कि जी ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टोरी जो है, जस्टिफाइड एंड उसका जो है वो हो चुका है। अच्छा, टिपिकल ट्रेजेडी के जो एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, नंबर वन पे एक अदद ट्रेजिक हीरो होता है, ठीक है। ट्रेजिक हीरो एक ऐसा शख्स है जो कि आला तबके से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, और वो ज़्यादातर लोगों से इखलाकी जो रुतबा है उसका इखलाकी रुतबा बुलंद होता है उसका, ठीक है। लेकिन वो एक इस किस्म का शख्स है कि जो कि परफेक्ट नहीं है, यानी कि उसके अंदर उसकी अपनी खामियां हैं, ठीक है। और ये जो खामी है इसको एरिस्टोटल जो है वो नाम देता है हमर्टिया का, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है HAMARTIA, ये इसको पढ़ते हैं हमर्टिया। तो इसको वो हमर्टिया का नाम देता है कि हमर्टिया जो होता है ये वो चीज़ है जो कि एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है किसी भी किरदार के अंदर, ठीक है। नुक्स कह लें आप, यानी कि उस शख्स का एक अदद जो है वो खामी होती है उसके किरदार की। मिसाल के तौर पे अगर हम उथैलो के किरदार की बात करें तो उथैलो जेलस नेचर का इंडिविजुअल है, तो उसकी जेलसी जो है वो उसका हमर्टिया है, ठीक है।
अगर हम मैकबेथ की बात करें तो मैकबेथ जो है वो एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस है, तो उसका ओवर एम्बिशियस होना जो है वो उसका हमर्टिया है, ठीक है। अगर हम किंग लियर की एग्जांपल लें, ठीक है, तो किंग लियर जो है उसका हमर्टिया जो है वो उसकी रैशनेस है, ठीक है, यानी कि वो रैश नेचर का इंडिविजुअल है, और उसकी रैशनेस जो है वही उसका हमर्टी। तो इसी तरीके से अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ग्रीक ट्रेजेडी में जो ड्रामा पढ़ेंगे आप वो इडिपस रेक्स है। तो इडिपस रेक्स में वहाँ पे जो है वो प्राइड यानी कि गरूर जो है उसका, और वो अपने आप को नो इट ऑल समझता है कि मुझे हर चीज़ का इल्म है और मैं हर चीज़ को अपने हाथ में रखे हुए हूँ। तो वो उसका हमर्टिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक किरदार जो होता है उसके अंदर ओवरऑल वो एक बहुत अच्छा किरदार होता है, एक आला तबके का शख्स होता है, उसकी जजमेंट बहुत अच्छी होती है, वो अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके किरदार में कोई एक अदद खामी होती है, और वो खामी उसके डाउनफॉल का बायस बनती है, ठीक है, यानी कि वो उसको लेके डूबती है। और ये जो हमर्टिया है, हमर्टिया के नतीजे में उस वो जो किरदार है, जो लीडिंग करेक्टर है, वो शिकार होता है पेरिपिटाया का, ठीक है। पेरिपिटाया क्या है? पेरिपिटाया है अ रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून। रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून क्या है कि आप इंतहाई आप ये कहें कि खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं, फिर एक इंसिडेंट होता है, और उस इंसिडेंट के नतीजे में आपकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है, और वो जो सारी खुशहाली है वो खुशहाली मतलब कि बदहाली में बदल जाती है, और जो आपकी हैप्पीनेस है वो डिजास्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि हमर्टिया जो है वो लीड करता है टुवर्ड थेरेपिटा। अच्छा, इसके बाद कुछ फीचर्स हैं ट्रेजिक हीरो के हवाले से, कि यानी कि वो शख्स जो कि एक ट्रेजिडी का हीरो होता है, जो कि उसका लीड करेक्टर होता है, उसका किरदार इस किस्म का होना चाहिए कि ही शुड एवोक पिटी एंड फियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस जो है उसको देखने के बाद या उसका अंजाम देखने के बाद नंबर वन पे तो उस पे तरस खाएं, और नंबर टू पे खौफ खाएं। खौफ किस चीज़ से? कि हमारा भी अंजाम कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। और एरिस्टोटल के नज़दीक पिटी एंड फियर जो है ये नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, कि जब वो किसी शख्स की पेन और उसकी सफरिंग जो है उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेजिक हीरो मस्ट बी, जो दूसरा फीचर है ट्रेजिक हीरो का, कि द ट्रेजिक हीरो मस्ट बी एसेंशियली एडमायरेबल एंड गुड, ठीक है। ये दूसरा फीचर है। पहला फीचर ये था कि उसके किरदार को देखने के बाद या उसके साथ जो भी वाकयात पेश आते हैं उनको कंप्लीट देखने के बाद पीटी एंड फियर ये जनरेट होना चाहिए। दूसरी चीज कि एसेंशियली यानी कि बुनियादी तौर पे एक ऐसा किरदार हो जो कि एडमायरेबल, एडमायरेबल के काबिले तारीफ हो, अच्छा हो, ठीक है। अब सोफोक्लीज की ही जो है वो एरिस्टोटल एग्जाम्पल देता है कि जो उसका हीरो है इडिपस रेक्स, तो इडिपस रेक्स जो है वो एक इंतहाई अच्छा शख्स है। वो एक मुल्क का बादशाह है, वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है, वो उनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छा किरदार है, लेकिन किस्मत जो है वो उसने उसके लिए कुछ और चीज़ें संभाल के रखी हैं, ठीक है। तो यानी कि हीरो जो होता है, ट्रेजिक हीरो जो होता है, वो बुनियादी तौर पर एक अच्छा शख्स होता है, और अच्छा होने के साथ साथ ही शुड बी अ रूलर और अ नोबलर, यानी कि ऊपर वाले तबके से उसका ताल्लुक होना चाहिए, निचले तबके से उसका ताल्लुक जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, और इसके बाद एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो असल ट्रेजेडी है, असल ट्रेजेडी के अंदर जो हीरो का डिमाइज है या उसका डाउनफॉल है या उसकी मौत जो है, वो उसकी जाती गलती, यानी कि वो खुद कुछ गलती ऐसी कमिट करे, या वो कुछ खुद फैसला ऐसा ले
जो कि उसके डाउनफॉल का या उसके डिमाइज का बायस बने, ठीक है। यानी कि वो ये कहता है कि जो हीरो है वो अच्छा भी हो, लेकिन वो एट द सेम टाइम इनोसेंट भी ना हो, मासूम भी ना हो, यानी कि गलती उसकी अपनी होनी चाहिए। उस गलती की बुनियाद पर आप उसको गलती कह लें, उसको एक्सीडेंट कह लें, उसको बैड लक कह लें, जो मर्जी है कह लें, ठीक है। जब हम सोफोक्लीज की सॉरी इडिपस रेक्स की बात करते हैं तो उसके हवाले से इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ हिज ओन मिस्टेक एंड बैड लक, यानी कि दो चीज़ों का कम्बिनेशन है जो कि उसके डाउनफॉल का बायस बनता है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, सेकंड एक्सरसाइज है, आफ्टर रीडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकल ट्रेजेडी कैन यू डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमर्टिया। अब हमर्टिया को आपको बता दिया गया कि एक अदद ट्रेजिक फ्लॉ होता है, एरर ऑफ जजमेंट होता है, जो कि किरदार कमिट करता है और उसके नतीजे में उसका डाउनफॉल होता है, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफी जो है वो तो एक जनरल टर्म है, ठीक है, इसको आप डिफाइन कर सकेंगे। पेरिपिटिया, ठीक, पेरिपिटिया जो है या पेरिपिटाया जो है, इट इज़ द रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून, ठीक है। या रिवर्सल यानी कि अचानक आप एक जानिब आपकी ज़िंदगी हंसी बसी ज़िंदगी होती है, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक कुछ इस किस्म की सिचुएशंस आती हैं कि वो जो आपका फार्च्यून है, आपकी खुशकिस्मती जो है वो बदकिस्मती में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सोफोक्लीस का मैं भी आपको जिक्र कर रहा था ऊपर के, वो ही प्राइम एग्जाम्पल है जिसको एरिस्टोटल ने कोट किया है, तो उसी को ही आपकी किताब के अंदर भी डिस्कस किया गया है। ही वॉज born in 495 BC इन एथेंस, यानी कि एथेंस जो मौजूदा यूनान है उसके अंदर ये बंदा पैदा हुआ था। एंड ही इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स, यानी कि ड्रामा निगारों में सबसे बड़ा नाम आप ये कहें कि इवन कि आज तक भी सोफोक्लीस के प्लेज जो हैं उनको पढ़ा जाता है और उनमें से लेसन लिए जाते हैं, लोग सीखते हैं कि अच्छा इस तरीके से ड्रामा लिखा जाता है, यानी कि इतने खूबसूरत ड्रामाज उसने लिखे। और इडिपस रेक्स जो है, इडिपस रेक्स आप थर्ड सेमेस्टर में जाके कोर्स पढ़ेंगे क्लासिकल ड्रामा का, तो उसके अंदर इडिपस रेक्स आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इडिपस रेक्स को समझा जाता है सोफोक्लीज का सबसे बड़ा ड्रामा, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ड्रामा इस वजह से समझा जाता है क्योंकि इसका प्लॉट जो है इंतहाई आप ये कहें कि मास्टरी से डेवलप किया गया है। इस ड्रामे के अंदर सस्पेंस है, ठीक है। और एरिस्टोटल अपनी किताब पोएटिक्स के अंदर इडिपस रेक्स का ड्रामा जो है उसको एग्जाम्पल के तौर पे पेश करता है कि जो आइडियल ड्रामा है उसको इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि इडिपस रेक्स जो है वो इतना खूबसूरती से ड्रामा जो है उसको कंपोज किया गया, ठीक है। अगर हम इंग्लिश प्ले राइट्स की बात करें तो इंग्लिश प्ले राइट्स में विलियम शेक्सपियर का नाम है। विलियम शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट। और उसके प्लेस जो हैं वो तकरीबन हर एक ज़बान के अंदर ही ट्रांसलेट किए गए हैं, उनको मतलब कि पढ़ा गया है, ठीक है। और इस यूनिट के अंदर आपको जो एग्जाम्पल दी गई है, सॉरी वो इडिपस रेक्स की नहीं बल्कि हैमलेट की है, ठीक है। तो हैमलेट का जिक्र भी मैंने किया कि हैमलेट जो है उसको उसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम प्ले को देखेंगे। और जहाँ तक हैमलेट का ताल्लुक है तो हैमलेट को विलियम शेक्सपियर का सबसे बड़ी ट्रेजिडी कहा जाता है, ठीक है। और हैमलेट जो है वो रिवेंज ट्रेजिडी है, यानी कि बदला लेना चाहता है। हैमलेट शहजादे का नाम है, नौजवान शहजादा है, डेनमार्क का शहजादा है, 30 ईयर्स उसकी एज है। और वो अफसोस कर रहा है अपने वालिद की मौत का, ठीक है। और इसके अलावा उसको इस चीज़ का अफसोस है कि वालिद की मौत के फ़ौरन बाद ही वालदा ने अंकल से शादी कर ली है। वालदा का नाम गर्ट्रूड है और अंकल का नाम है क्लाडियस, ठीक है। यानी कि तीन मेजर किरदार हैं जिनको आपने जहन में रखना है, हैमलेट, गर्ट्रूड एंड क्लाडियस, ठीक है। अब हैमलेट जो है उसके नज़दीक वालिद
की मौत के फौरन बाद चचा से शादी कर लेना, वो उसके नज़दीक ये बेवफाई है, बिट्रेयल है, यानी कि वालदा ने वालिद को धोखा दिया, ठीक है। और अभी तो वो ये सोच रहा होता है, तो एक और खबर आती है, और खबर ये है कि जी घोस्ट जो है, भूत यानी कि दिखाई दे रहा है। और भूत किसका दिखाई दे रहा है? भूत दिखाई दे रहा है किंग हैमलेट का, जो कि यंग हैमलेट यानी कि जो शहजादा हैमलेट है उसका उसका वालिद था। और उसके भूत से प्रिंस हैमलेट की मुलाकात होती है, उसको जाके मिलता है। और भूत उसको ये डायरेक्शन देता है कि भाई एवेंज मी, यानी कि तुम मेरा बदला लो। क्यों? क्योंकि मुझे कत्ल किया गया है। मैंने नेचुरल डेथ जो है वो मेरी नहीं हुई, बल्कि मुझे मर्डर किया गया है। और ये मर्डर जो है ये तुम्हारे चचा क्लॉडियस ने किया है, तो लिहाजा तुम्हें क्लॉडियस को मारना होगा ताकि तुम मेरा रिवेंज लो, तुम मेरी औलाद हो, ठीक है। ये उसके वालिद का भूत कह लें, रूह कह लें, वो उसको ये हुक्म देती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक बहुत ही लंबी प्लानिंग का आगाज होता है, जिसका आगाज करता है हैमलेट। और वो एक ऐसी प्लानिंग करता है कि वो अपने आप को मैड शो करेगा, पागल शो करेगा चचा के सामने, वालिदा के सामने, और ये जानने की कोशिश करेगा कि आया वाकई ही उन्होंने, यानी कि चचा ने कत्ल वालिद का किया है या कि नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से हैमलेट जो है उसकी उसकी ट्रेजेडी जो है वो दिखाई गई है। चार बड़ी ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, जिनके नामों से आपको इस लेवल पे वाकफियत हासिल होनी चाहिए। नाम मैं ऑलरेडी उनका ले भी चुका हूँ, ठीक है। एक तो हैमलेट है, उसके बाद मैकबेथ है, ओथेलो है, और किंग लियर है, ठीक है। ये सारे प्लेस हैं कि जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अर्थर मिलर का नाम आता है। अर्थर मिलर मिलर जो है ये हरलीम का मकाम है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और ये जो हरलीम का मकाम है ये अमेरिकन सॉरी अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनके हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ से उनके एक लिटरेचर की मूवमेंट का आगाज़ हुआ, जिसको हरलीम रेनेसां कहा जाता है। तो बहरहाल आर्थर मिलर जो हैं अमेरिकन लिटरेचर के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। मॉडर्न क्लासिक के तौर पर इनको जाना जाता है, ठीक है। इनका प्ले डेथ ऑफ द सेल्समैन है, 1949 के अंदर पब्लिश हुआ था, और इस प्ले को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स जो है वो दिए गए, ठीक है। इसके बाद अमेरिकन लिटरेचर के अंदर ही टेनेसी विलियम्स का नाम है, ठीक है। टेनेसी विलियम्स जो हैं इन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेस लिखे। अस्टियर कार नेम डिज़ायर इनका प्ले है। द ग्लास मेनेग्रीज मेनेजरी इनका प्ले है, ठीक है। कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ ये भी इनका प्ले है, ठीक है। ये इनके मशहूर ड्रामाज हैं, ठीक है। और द ग्लास मेनेजरी जो है ये तो हमारे बीए में पढ़ाया जाता है लिटरेचर में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेस लिखे, ठीक है। ऑलमोस्ट आप ये कहें कि 25 फुल लेंथ प्लेस जो है वो इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा नावल्स भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, और पोइम्स भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखी, ठीक है। तो ये वो सारे राइटर हैं जो कि ट्रेजेडी के राइटर्स हैं। अब हम बात करते हैं कॉमेडी की, ठीक है। कॉमेडी में जो सबसे पहला नाम आपको दिखाया गया है, कॉमेडी आपको पता है कि ऐसा प्ले कि जो कि जिसका मकसद होता है लोगों को हंसाना, यानी कि मज़ाक पैदा करना, ठीक है, हैप्पीनेस मुहैया करना लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्कर वाइल्ड जो कि इंग्लिश प्ले राइटर थे, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इनका नाम इसमें सबसे से पहले दिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से इनका ताल्लुक था, आयरिश थे ये। और इनके प्लेस जो हैं उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट किस्म का ह्यूमर जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। जो इनका सबसे मशहूर ड्रामा है वो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है। इसके अलावा एक इन्होंने नावल लिखा है, वो नावल तो आप उसको कॉमेडी नहीं कह सकते, लेकिन खैर, लेकिन बहरहाल प्लेस में इन्होंने द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट लिखा है। और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज़ वन ऑफ द फनीएस्ट प्लेस
येट इट इज़ वन ऑफ द सीरियस प्लेस, ठीक है, फनी है, इट हैज़ हैप्पी एंडिंग, लेकिन जो उसका मैसेज है वो मैसेज सीरियस नेचर का है, ठीक है। यानी कि बड़ा ही खूबसूरत प्ले है। जब आप अगर कभी मौका मिला तो आप यकीनन पढ़ें इसको। इसके ऊपर मूवी भी अवेलेबल है, सामने आपको इमेज नज़र आ रहा है मूवी का, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो ये मूवी भी आप देख सकते हैं। हाउएवर प्ले को रीड आउट करना या प्ले को मतलब के पढ़ना जो है वो एक अलग से खूबसूरती है, उसका एक अलग से मज़ा होता है, ठीक है। कॉमेडीज़ की आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तीन मेजर टाइप्स लिखी गई हैं। फार्स है, रोमांटिक कॉमेडी है, स्टाइरिकल कॉमेडी है, ब्लैक कॉमेडी है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको रीड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्स की। It is a light dramatic work in which highly unlikely plot situations, exaggerated characters, and most and often funny elements are used for humorous effect। यानी कि किरदार जो होते हैं एग्जेजरेटेड होते हैं, इनको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। अनलाइकली प्लॉट सिचुएशन यानी कि इस किस्म के इवेंट्स को या इंसिडेंट्स को इकट्ठा किया जाता है जिनको नॉर्मली इकट्ठा करना मुमकिन नहीं होता, कि हमें इम्पॉसिबल दिखाई देता है, ठीक है। The characters of a farce are typically fantastic or absurd, and usually far more ridiculous than those in the other forms of comedy, ठीक है। यानी कि जो इस किस्म का प्ले होता है उसके किरदार या तो इंतहाई फैंटास्टिक नेचर के होते हैं या फिर एब्सर्ड किस्म के इसके जो आप ये कहें कि किरदार होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और आम लोगों से ज़्यादा रिडिकुलस यानी कि मज़ाहिका खेज़ किस्म के लोग होते हैं। इसमें शेक्सपियर का प्ले है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, और वो आता है। पिंक पैंथर के नाम से एक मूवी है, बहुत फनी मूवी है अगर आप उसको देखें तो, ठीक है। और इसके अलावा एक और मूवी का रेफरेंस दिया गया है, थ्री स्टूजेस। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमांटिक कॉमेडी की। Perhaps the most popular form of all comic forms, both on stage and on screen, is the romantic comedy. In this genre, the primary feature is love plot in which two sympathetic and well-matched lovers are united, ठीक है। कॉमेडी है, कॉमेडी से मुराद ये कि हैप्पी एंडिंग होती है। प्लॉट इसका लव के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि मोहब्बत जो है वो उसका मेन मौजू होता है, ठीक है। और आखिर में लवर्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं, उनकी यूनिटी होती है, ठीक है। इन अ टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी द टू लवर्स टेंड टू बी यंग, लाइकेबल एंड एक्चुअली मेंट फॉर ईच अदर। यानी कि लवर्स नौजवान हों, लाइकेबल हों, कि लोग यानी कि जो ऑडियंस हैं वो उनको देखने के बाद उनको पसंद करें, और इस किस्म के ये लवर्स हों कि जिनको एक दूसरे के लिए बनाया गया हो, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस, कुछ हालात ऐसे हों कि उनको एक दूसरे से सेपरेट करके रखा गया हो, ठीक है। अब इसमें आप ये कहें कि ये जो सेपरेशन होती है लवर्स की, इसमें मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। क्लास डिफरेंसेस आ जाते हैं कि आपका ताल्लुक जो है वो ऊंचे तबके से है और उसका ताल्लुक निचले तबके से है, ठीक है। पेरेंटल इंटरफेरेंस होती है कि वालिदैन आपको इजाज़त नहीं देते, ठीक है। अ प्रीवियस गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, यानी कि ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि जो कि आपके मिलाप के रास्ते में जो है वो रुकावट डालती हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जो हीरो है, जो हीरोइन है, उनको इन मुश्किलात के ऊपर ओवरकम करना होता है और वो उनकी शादी जो है वो आखिर में हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से ये हैप्पी एंडिंग होती है। मच अडू अबाउट नथिंग है और सिंडरेला जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं रोमांटिक कॉमेडी की। स्टाइरिकल कॉमेडी आती है। द सब्जेक्ट इज ऑफ द सटायर इज ह्यूमन वॉइस एंड फॉली। यानी कि इस किस्म की कॉमेडी जो है उसमें इंसान जो है, इंसान की मतलब कि बुराइयां जो होती हैं या उसकी जो अहमकाना हरकतें हैं वो उसको तंज का निशाना बनाया जाता है, ठीक है। Its characters include criminals, tricksters, deceivers, wheeler dealers, two timers, hypocrites, fortune seekers, and gullible fools.
यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार जो हैं इसमें, मुजरिम भी दिखाई देते हैं, धोखेबाज भी दिखाई देते हैं, ठीक है, हाइपोक्रेट किस्म के लोग आपको दिखाई देते हैं और अहमक किस्म के लोग आपको हिस्टोरिकल कॉमेडी के अंदर दिखाई देते हैं। बुनियादी तौर पर इस कॉमेडी में राइटर का मकसद होता है तंज करना, इंसानों पे और उनकी हरकतों पे तंज करना, ठीक है। इसमें अरिस्टोफेन की कॉमेडी है द बर्ड्स। अरिस्टोफेन, मैं आपको बताता चलूं कि ही वाज अ ग्रीक राइटर, और ग्रीक राइटर्स में से कॉमेडी लिखने वाला ये वाहिद राइटर था, ठीक है। बाकी जितने ग्रीक राइटर्स थे वो सारे के सारे ट्रेजेडी लिखा करते थे। तो अरिस्टोफेन्स ने द बर्ड लिखा, और इसके बाद बेन जॉनसन का नाम है। बेन जॉनसन जो थे ये विलियम शेक्सपियर के टाइम पे जिंदा थे, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, और इनका प्ले है वॉल पुणे, ठीक है। वॉल पुणे जो है वो अगेन इट इज प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सैटारिकल कॉमेडी। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस की गई है वो है जी ब्लैक कॉमेडी। तो ब्लैक कॉमेडी जो है इज अ सब genre of a comedy in which topics and events that are usually regarded as taboo are treated in satirical or humorous manner। यानी कि वो टॉपिक्स के जिनको टैबू समझा जाता है, यानी कि जिन पे बात करना मुनासिब नहीं समझा जाता, उन टॉपिक्स को जो है वो मौजू बनाया जाता है और उनको सटायरिकल यानी कि तंजिया अंदाज में या फिर ह्यूमरस अंदाज में डील किया जाता है, लेकिन उन टॉपिक्स की सीरियसनेस जो है उसको नहीं छेड़ा जाता। टॉपिक संजीदा नेचर के ही होते हैं, ठीक है। और इन प्लेस का टॉपिक जो है वो डेथ हो सकता है, डिजीज हो सकता है, वारफेयर हो सकता है, ठीक है। और जो एग्जांपल लिखी है वो यहाँ पे वेटिंग फॉर गोडो की एग्जांपल है एज अ ब्लैक कॉमेडी, ठीक है। अच्छा जी, नीचे अब आपको विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज की एक लिस्ट दी गई है। ट्वेल्थ नाइट है, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, Cymbeline, Love's Labour's Lost, Meyer for Meyer, The Merchant of Venice, The Merry Wives of Windsor, A Midsummer's Night Dream, Much Ado About Nothing, Taming of the Shrew है, The Tempest है, Twelfth Night है, Two Gentlemen of Verona और The Winter's Tale, ठीक है। ये विलियम शेक्सपियर की सारी कॉमेडीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगाज के यूनिट्स में एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री भी डिस्कस कर चुके हैं और एलिमेंट्स ऑफ नॉवल भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से ड्रामा जो है, ड्रामा के भी चंद एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मेजर 7 एलिमेंट्स हैं जिनमें से जिनके नाम इस वक्त आपके सामने लिखे हैं। नंबर 1 पे थीम है, नंबर 2 पे प्लॉट है, नंबर 3 पे करेक्टर है, नंबर 4 पे डायलॉग है, नंबर 5 पे म्यूजिक है, नंबर 6 पे स्टेज क्राफ्ट और नंबर 7 पे है ऑडियंस, ठीक है। अब थीम, प्लॉट, करेक्टर का तो आपको पता है, ठीक है। आप ऑलरेडी नावल के हवाले से थीम को डिस्कस कर चुके हैं, प्लॉट को भी डिस्कस कर चुके हैं, करेक्टर को भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको लिहाजा दोबारा मतलब कि टच करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम मेन उसकी डेफिनेशन देखेंगे। थीम क्या होता है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर का, चाहे वो नावल है, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो प्रोज है, जो उसका सेंट्रल आइडिया होता है, जो कि मेन मैसेज उस पीस ऑफ लिटरेचर के जरिए कन्वे करने की कोशिश की जा रही होती है, वो उसका थीम कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, प्लॉट आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स की, यानी कि जिस सीक्वेंस में वाकयात जो हैं उनको जोड़ा जाता है और आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, उस सीक्वेंस को प्लॉट कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ द बेसिक स्टोरी लाइन दैट इज नरेटेड थ्रू अ प्ले। द एंटरटेनमेंट वन derives from the play depends largely upon the sequence of the events that occur in the story की, यानी कि जो इवेंट्स हैं उनके उनका जो सीक्वेंस है उसी से सारा प्लेयर जो है ड्रामा देखने का वो इंटरलिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द इवेंट्स एंड द कैरेक्टर्स व्हिच इनेक्ट द स्टोरी फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द
प्लॉट ऑफ द ड्रामा। प्लॉट के 5 हिस्से हैं। इंट्रोडक्शन है, आपको पता है। राइजिंग एक्शन आपको पता है। क्लाइमैक्स आपको पता है। फॉलिंग एक्शन भी पता है। रेजोल्यूशन और एंड भी पता है। इसको हम नावल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ें, वही एलिमेंट्स जो हैं वो ड्रामा के प्लॉट के अंदर भी होते हैं। नेक्स्ट है जी करेक्टर्स। करेक्टर वो लोग होते हैं कि जिनको वो पोर्ट्रे किया जाता है या जिनकी अपना किरदार कशी की जाती है, और एक्टर्स उन करेक्टर्स को एक्ट आउट करते हैं, यानी कि उनकी वो एक्टिंग करके तो हमारे सामने उनके एक्शंस, उनकी थॉट्स जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करेक्टर जो होते हैं, और यही प्लॉट को आगे लेके बढ़ते हैं, यानी कि कहानी को ये आगे लेके चलते हैं। ठीक है, द characters that form a part of the story are interwoven with the plot of the drama। प्लॉट का और किरदार का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। प्लॉट जो है वो किरदार की डेवलपमेंट शो करता है, और किरदार जो है वो प्लॉट की डेवलपमेंट को शो करते हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट्स। ठीक है, एक्टर की बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है करेक्टर्स के हवाले से, कि एक एक्टर अगर अच्छा एक्टर है, वो अच्छी एक्टिंग करेगा, तो उसी हिसाब से वो फिर अपने किरदार को अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, इफ ही इज नॉट अ गुड एक्टर, सो ही विल नॉट बी एबल टू इम्प्रेस द ऑडियंस। इम्प्रेसिंग द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी करेक्टर्स। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, करैक्टराइजेशन की हम बात करते हैं। अच्छा, किरदारों की जो किरदार कशी होती है, जिस तरीके से उनको जो है वो उनका किरदार हमारे सामने पेश किया जाता है, उसको करैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी करैक्टर की करैक्टराइजेशन जो है वो करने में राइटर की मदद करती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है कि किरदार किस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि उसकी लुक कैसी है। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये लुक यानी कि फिजिकल अपीयरेंस है, छोटे कद का है, लंबे कद का है, दुबला है, मोटा है, रंग कैसा है, बाकी फिजिकल फीचर्स किस किस्म के हैं। ठीक है, इसके बाद आती है जी उसकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है कि उसकी सोच कैसी है, उसके जो है वो फीलिंग्स कैसी हैं, उसका दूसरों के साथ बर्ताव कैसा है। ठीक है, उसके बाद उसका बिहेवियर आता है। बिहेवियर क्या है कि दूसरे किरदारों के साथ उसका लेन देन, यानी कि वो, और जो उसके रिएक्शंस होते हैं कि वो चीज़ों को किस तरीके से इमोशनली डील करता है। लेजी है, यानी कि कोई एक्शन नहीं करता, जैसे मतलब कि डिले ऑफ एक्शन हमें हैमलेट के अंदर दिखाई देता है उसके। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर किसी भी किरदार को जो है उसकी करेक्टराइजेशन करने में राइटर की मदद करती हैं। ठीक है, अब आपके लिटरेचर में जब आप आगे जाएंगे, नावल पढ़ेंगे, ड्रामा पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से कहा जाएगा कि राइट अ नोट ऑन आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन ऑफ फलां राइटर, के ये जो राइटर है इसने अपने किरदारों को किस तरीके से मतलब कि पोर्ट्रे किया। तो उसमें सारे किरदारों के हवाले से लिखना होता है कि इस किरदार को इस अंदाज में दिखाया गया है, इस किरदार को इस अंदाज में दिखाया गया है। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि किरदारों के हवाले से, कि उनकी उनके फिजिकल फीचर्स, उनका लिबास, उनकी हॉबीज़, उनका बोलने का अंदाज। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं ये मिल मिलाकर किरदार की, आप ये कहें कि करेक्टराइजेशन कहलाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ करेक्टर्स की बात करते हैं, तो पहला करेक्टर जो होता है वो होता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट जो है वो सेंट्रल करेक्टर, यानी कि मेन करेक्टर होता है किसी भी कहानी के अंदर, और इसको हीरो के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, एंटेगनिस्ट है। एंटेगनिस्ट क्या है जी, आ, ये भी मेन करेक्टर होता है, लेकिन ये अपोजिशन फोर्स होता है, यानी कि अपोजिंग फोर्स होता है टू द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि इसको हम विलन के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद कुछ और मेजर कैरेक्टर्स होते हैं। ये मेजर कैरेक्टर्स फुली मेजर नहीं होते, यानी कि ये लीडिंग कैरेक्टर जिसको हीरो कहते हैं वो तो नहीं होते, लेकिन ये है कि ये किरदार भी अहम होते हैं कहानी को आगे बढ़ाने में, प्लॉट को आगे बढ़ाने में, कहानी को इख्तिताम तक पहुंचाने में।
अहम किरदार अदा करते हैं। फिर आते हैं माइनर करेक्टर। माइनर करेक्टर्स जो होते हैं, ये वो करेक्टर्स होते हैं जो कि मेजर करेक्टर्स को कंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि ये थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं प्लॉट को आगे मूव करने में। देन वी हैव द डायनेमिक करेक्टर्स, ठीक है। डायनेमिक करेक्टर्स वो होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम इवॉल्व करते हैं, यानी कि उनके अंदर हमें तब्दीली दिखाई देती है, चेंज दिखाई देता है। और ये तब्दीली या ये चेंज जो होता है, ये एज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो मेजर मतलब के क्राइसिस होता है, उसके नतीजे में इनके किरदार के अंदर तब्दीली आती है। समटाइम्स अ डायनामिक कैरेक्टर इज कॉल्ड द डेवलपिंग कैरेक्टर। डेवलपिंग कैरेक्टर भी कहा, इसको कह सकते हैं, इसको हम राउंड कैरेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक करेक्टर्स हैं। स्टैटिक करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं हु डज नॉट चेंज ओवर टाइम, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील नहीं होते, ठीक है। हिज और हर पर्सनैलिटी डज नॉट ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व। अ character that remains primarily the same throughout. Events in the story do not alter a static character's outlook, personality, motivation और perception, ठीक है। यानी कि ये वो किरदार है कि जो मतलब कि हालात चाहे जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो जाए, ये इवॉल्व नहीं करते, इनके अंदर तब्दीली दिखाई नहीं देती, ये सबक नहीं सीखते, ये बल्कि वही चीज़ें, ये जिस अंदाज में ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे उसी अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है कि एक ऐसा सेल्समैन जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो अपनी फाइल्स को कभी भी ऑर्गेनाइज करके नहीं रखता, उसको एक नौकरी पे रखा जाता है और उसका बॉस उसको इस वजह से नौकरी से निकाल देता है कि तुम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज नहीं करते, ठीक है। 2 महीने वो जिद्दोजहद करता है, जिद्दोजहद करने के बाद वो नौकरी दोबारा हासिल करता है। और जब वो दोबारा नौकरी हासिल करता है तो उसको नया बॉस भी ये कहता है कि तुम फाइल ऑर्गेनाइज करो, वो ऑर्गेनाइज नहीं करता और उसको दोबारा से नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के करेक्टर्स जो होते हैं उनको स्टैटिक करेक्टर्स कहा जाता है। राउंड करेक्टर आ गए। राउंड करेक्टर और डेवलपिंग करेक्टर सॉर्ट ऑफ मिलते जुलते हैं। A round character is anyone who has complex personality, or she is often portrayed as conflicted and contradictory person. She tells her person that charity and compassion have no place in society. On the other hand, she can never pass by giving charity to beggars, feeding a stray kitten or puppy, and always tries to find a good home for lost and abandoned children. In this example, the woman is round character because she shows contradictory traits in her personality, ठीक है। यानी कि ये वो करेक्टर्स जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर्स इख्तियार करते हैं। फ्लैट करेक्टर है। फ्लैट करेक्टर इज opposite to the round character in the story of flat character is a minor character that does not always show any type of ग्रोथ और चेंज टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, कि इनके अंदर कोई ग्रोथ वगैरह दिखाई नहीं देती, ठीक है। स्टॉक करेक्टर्स आते हैं। फिर स्टॉक करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जो कि स्टीरियोटिपिकल नेचर के करेक्टर्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ कहानियों के अंदर हमें रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टॉक करेक्टर्स को फ़ौरन रिकग्नाइज कर लिया जाता है, इनको रिकग्नाइज करना आसान होता है, ठीक है। कोई मसखरा हो गया, ठीक है। मतलब किस टाइप के करेक्टर्स जो कि हर कहानी में तकरीबन हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे चंद सवालात हैं इसके हवाले से कि हु आर द कैरेक्टर्स बोथ मेजर एंड माइनर, व्हाट आर देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई विद वन पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज को अपने जहन में रखना है कि राउंड करेक्टर, फ्लैट करेक्टर, मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं करैक्टर की, इसके हवाले से सवाल भी पूछा जा सकता है इम्तिहान में कि मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं करैक्टर्स की, उनके हवाले से आप जो है वो नोट लिखें, ठीक है। वट अदर्स से टू और अबाउट द करैक्टर्स, कि बाकी लोगों का किरदारों के बारे में मतलब कि क्या कहना है। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ें, डायलॉग पे आए। डायलॉग जो है
ड्रामा की पहचान होता है, किसी भी ड्रामा की पहचान जो है हम ये कहें कि किससे होती है, तो वो डायलॉग से होती है। तो डायलॉग मीन्स द वर्ड्स रिटन बाय द प्ले राइट एंड स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स इन द प्ले। यानी कि वो अल्फाज जो कि राइटर लिखता है और वो अल्फाज जो कि किरदार जो एक्टर्स होते हैं वो मुंह से अदा करते हैं, उन अल्फाज को आप ये कहें कि क्या कहा जाता है, डायलॉग्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन प्ले practically the entire story is carried out on the shoulders of the dialogue, कि पूरा ड्रामा जो है वो डायलॉग्स के बलबूते पर आगे मूव करता है। ठीक है, और अगर डायलॉग नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर तो मतलब कि ड्रामा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ड्रामा कहानी की फॉर्म में नहीं बयान किया जाता, बल्कि ये डायलॉग्स की फॉर्म में और एक्शंस की फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, तो किसी भी ड्रामे की कामयाबी का राज होता है उसके डायलॉग्स की खूबसूरती। जितने ज़्यादा खूबसूरत डायलॉग होंगे और जितनी ज़्यादा खूबसूरती से उनको किरदारों की ज़बान से अदा किया जाएगा, उतना ही कामयाब आपका प्ले होगा। ठीक है जी, तो डायलॉग का आपको पता चल गया डायलॉग क्या होता है। इसके बाद म्यूज़िक है। ड्रामा चूंकि स्टेज के ऊपर होता है तो स्टेज के ऊपर म्यूज़िक ऑब्वियसली एक उसका बड़ा अहम जुज़ होता है। ठीक है, मतलब कि जिस नेचर का सीन जो है वो इनेक्ट किया जा रहा होता है, जिस नेचर का सीन एक्ट आउट किया जा रहा होता है, उसी नेचर का म्यूज़िक जो है वो भी बैकग्राउंड में प्ले किया जाता है। ठीक है, तो इसमें साउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, रिदम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बाज़ औक़ात जो है वो बाकायदा नग़्मे कंपोज़ करके तो उनको ड्रामों का हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है कि यानी कि जिस किस्म की सिचुएशन होगी उस किस्म का साउंड इफ़ेक्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, देन वी हैव स्टेज क्राफ्ट। ठीक है, डायलॉग और म्यूज़िक जो है वो अहम हिस्सा है, लेकिन स्टेज क्राफ्ट जो है ये भी बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि ये मुख्तलिफ सीन्स, मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स और मुख्तलिफ स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आजकल के दौर में तो स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी आ गए, लेकिन जब लाइव स्टेज के ऊपर ड्रामास जो थे वो किए जाते थे, तो वहाँ पे कॉस्ट्यूम और जो बैकग्राउंड उसकी सेटिंग होती है वो स्टेज क्राफ्ट का हिस्सा कहलाती थी। ठीक है, स्टेज क्राफ्ट जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है विजुअल अपील के हवाले से। ड्रामा मतलब कि जो उसकी विजुअल अपील होती है उसको अट्रैक्टिव बनाने में स्टेज क्राफ्ट बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, द यूज एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्टेज प्रॉपर्टीज एंड स्टेज सेटअप कॉन्स्टिट्यूट द स्टेज क्राफ्ट विच इज एन essential component of the play. Stagecraft is an art that has been in existence in the beginning of the theatre. The costumes worn by the artists must suit the characters they are playing, यानी कि जो लिबास दिया जाता है, जो लिबास उनको पहनाया जाता है, वो लिबास मौजू होना चाहिए उस किरदार के कि जिस किरदार को वो रिप्रेजेंट करे। मिसाल के तौर पे अगर कोई मजदूर का किरदार कर रहा है तो उसका लिबास इसी तरीके से होना चाहिए। अगर कोई किसी बादशाह का किरदार अदा कर रहा है तो उसके सर पे ताज होना चाहिए, शाइनी किस्म का ड्रेस होना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी सोल्जर का किरदार अदा कर रहा है तो उसी तरीके से उसने सोल्जर्स का वो जो एक खास किस्म का यूनिफॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म पहन रखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट्यूम कहलाती हैं। देन वी हैव ऑडियंस। ड्रामा जो है वो चूंकि स्टेज के ऊपर एक्ट करके दिखाया जाने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो स्टेज के ऊपर जिस चीज़ ने एक्ट होना है उसको किसी न किसी ने देखना भी है, और वो लोग जो कि ड्रामा को देखते हैं वो ऑडियंस कहलाते हैं। और ड्रामा की कामयाबी के लिए ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स, कि अगर ऑडियंस होंगी तो ड्रामा जो है वो लाइव आप ये कहें कि उसको परफॉर्म किया जाएगा। अगर ऑडियंस नहीं होगी तो फिर तो ड्रामा की परफॉर्मेंस जो है उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। ठीक है, जो ऑडियंस होती है वो एक्टर्स की परफॉर्मेंस को देखने के बाद उसके बारे में अपने कमेंट्स वगैरह देती है। कंस्ट्रक्टिव किस्म का क्रिटिसिज्म भी बाज़ बात होता है कि आपको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए थी। ठीक है, और थिएटर की कामयाबी के लिए इंगेजिंग ऑडियंस और इंगेजिंग एक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑडियंस नहीं होंगे तो थिएटर या फिर ये जो पूरा ड्रामा इंडस्ट्री है आप ये कहें कि ये कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, तो दीज वर द एलिमेंट्स, जो कि ड्रामा के हवाले से चंद एलिमेंट्स वही थे जो कि
नावल के अंदर थे, यानी कि जिसमें थीम शामिल है, जिसमें प्लॉट शामिल है, और चंद एलिमेंट्स जिसमें ऑडियंस, डायलॉग, म्यूजिक, स्टेज क्राफ्ट, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ड्रामा के हवाले से स्पेसिफिक हैं, यानी कि इन एलिमेंट्स का ताल्लुक नावल से नहीं है। ठीक है।